मैं जरा थोड़ा सा चू चू सुन रहा हूँ। 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा। कोई न सोचे कि जिन चीजों को हमने मुस्तरद किया उसे दोबारा किसी तरमीम के जरिए से असेंबली में लाया जाएगा। लोटों के वोटों से पास होने वाली तरमीम कौम को काबिल कबूल नहीं होगी। 26वीं हो गई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिलहाल यही है, क्या सलाहिया ना करे। कोई ऐसा दुकान भी नहीं है कि 27वीं तरमीम आ रही है। गवर्नमेंट की जानिब से या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की जानिब से तो ऐसी कोई ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं है ऑन रिकॉर्ड। लेट्स नॉट स्पेकुलेट। ये जो आर्टिकल 140A लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, उसमें एक आईनी तरमीम एमक्यूएम ने प्रपोज कर रखी थी 26वीं तरमीम में। पीएमएलएन ने MOU साइन किया हुआ हमसे। 27वीं तरमीम तो अगर होगी ना तो वो एमक्यूएम की 27वीं तरमीम होगी। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, एक दफ़े फिर सबसे पहले बात करेंगे जो क़यासराई हो रही है कानून साजी को लेके, एक 27वीं आईनी तरमीम को लेके। एक तरफ तो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हो या हुकूमत की लीडरशिप, ख़ास तौर पे जो वफाकी काबीना में लोग हैं, बार बार वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हो रही, अभी तक कोई 27वीं तरमीम जो है उसका इरादा नहीं है। मगर फिर बीच में कहीं राना सनाउल्लाह साहब का बयान आ जाता है तो कहीं फैसल बाउडा साहब का। इन बयानात से यही लगता है कि कोई ना कोई तो प्लानिंग हो रही है, किसी ना किस्म की तो हो रही है 27वीं तरमीम के हवाले से। ये इसके साथ साथ ऑब्वियसली ये भी कहना ज़रूरी है कि अगर इत्तेहादियों का जिक्र करें तो एक तरफ तो जो MQM है वो भी कंफर्म कर चुकी है कि इस तरह का कोई मामला है, क्योंकि फ़ारूक सत्तार साहब का एक बयान सामने आया है कि वज़ीर कानून जो हैं और एहसन इकबाल साहब जो भी वफाकी काबीना का हिस्सा है वो आईनी तरमीम के हवाले से MQM से रब्ता कर रहे हैं। MQM तो बार बार ये भी कह रही है कि उनसे जो कमिटमेंट की हुई थी लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से वो भी 27वीं आईनी तरमीम में ही होगा। और मौलाना फजल रहमान साहब की जो तकरीर जो उन्होंने कुछ दिन पहले की एक जलसे में, उससे भी यही ज़ाहिर हो रहा है कि कोई आईनी तरमीम की बात उन तक भी पहुंची है। आज कुछ इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुलाकात हुई पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ भी बात हुई कानून साजी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद मुत्तफ़िक नहीं थी कि इतनी जल्दी होनी चाहिए, मगर ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको कोई कंफर्म नहीं कर रहा। मगर आईनी तरमीम के अलावा ये भी इत्तलात है, मीडिया रिपोर्ट्स है कि कानून साजी जो है वो करनी है, इसीलिए जो पार्लियामेंट का इजलास है वो आजकल जारी है और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है जुमे तक। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कुछ तब्दीली मज़ीद करनी है, या जो एक बिल काफ़ी अरसे पहले सबमिट किया गया था एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करना है, उसको पास करना है। इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाहिदा अख्तर अली साहिबा, रहनुमा UIFA। वेलकम टू द शो शाहिदा साहिबा। शाहिदा साहिबा, ये बताइएगा कि मौलाना साहब की भी एक तकरीर में स्टेटमेंट सामने है, फिर ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप लोगों की जमात का इजलास बुला लिया गया है। आप लोगों तक जी हुकूमत ने कोई राब्ता किया है आपकी जमात से किसी कानून साजी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहीं, अभी तक तो हमारे साथ हुकूमत ने कोई बाज़ाब्ता ऐसी कोई बात नहीं की और ना मेरे नॉलेज में है। सिर्फ हम मीडिया के थ्रू सुनते आ रहे हैं कि इस तरह 27वीं तरमीम लाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम यहाँ पे बैठे हैं, आइन साजी हो कानून साजी हो, हमारा काम है। अब ये 27वीं तरमीम जिस तरह 26वीं आई थी और बहुत ही ज्यादा मैं जरूर ये कहूंगी कि एक मिस हैंडल किया गया, हुकूमत ने उसको सही तरीके से नहीं लेके आई। वो मोडेलिटी जो कि एक कानून साजी के लिए तरीक़ाकार होता है वो नहीं अपना सकी। अब 27वीं तरमीम अगर उन्हीं कंटेंट के साथ आती है या जो बाकियात है 26वीं तरमीम से जो रह गए हैं वो है, तो उस पे तो कल भी हमने वोट नहीं करना था, आज भी नहीं करेंगे और न आने वाले कल में करेंगे। उसके अलावा कोई अगर ऐसी तरमीम है कि जो कि उस कंटेंट से अलग है तो फिर तो ज़ाहिर है तरमीम होती रहेंगी। उसको देख के फिर हमने 26 को भी वोट किया तो फिर 27 को भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमारी नॉलेज में
कोई ऐसी बात नहीं लाई गई कि शाहिदा साहिबा माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, तो ये जो मौलाना साहब की जी तकरीर है, हमने भी अभी साउंड बाइट चलाया और लोग भी चला रहे हैं, ये किस तनाजुर में मौलाना साहब ने बात की? उन तक कोई ना कोई तो खबर या कोई कयासराई पहुंची होगी कि उन्होंने एक भरे मजमे में ये बात की। बिल्कुल, वो इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि मीडिया के थ्रू हम सुन रहे हैं। मैं खुद भी कल से काफी चैनल पे ये कह चुकी हूँ कि अगर वो 27वीं तरमीम उसी कंटेंट के साथ आई थी तो हम मुखालफत करेंगे। सही, वही बात है कि वही बात मौलाना साहब तक भी किसी ने क्वेश्चन किया हो या पहुंचाया हो तो हमारी पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि अगर उसी कंटेंट को लेके आपने आना है तो फिर उसकी मुखालफत है। ये अब शाहिदा साहबा, बट ये तो आप उस हवाले से बात करिए ना कि जो शुरू में जो 26वीं तरमीम का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें जिस किस्म की चीज़ें थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, अब अगर वो इस तरह की कोई चीज़ों जैसे MQM कह रहे हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट्स के हमसे वादे किए हुए हैं, या कुछ लोगों का ये ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम क्योंकि जल्दी में हुई, उसमें गलतियां बहुत रह गई, उसको ठीक करना है, तो ये आपका क्या मौक़िफ़ होगा? बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो जी हम KPK के हवाले से भी कह चुके हैं कि जो इख्तियारात या जो काम उनके दायरे कार में आते हैं वो इन ट्रू स्पिरिट उनको आप डिलीवर करने का मौका दें। बिल्कुल ठीक, आप लेके आ जाएं, आपके पास जो कानून है उसको आपने लागू करना है तो उनको इख्तियारात डेफिनेटली लोकल गवर्नमेंट को देने होंगे। और स्पेशल कमेटी में भी की ये बात हुई थी। अच्छा शाहिदा साहब माफ करिएगा आपकी बात काटी हूँ, वक्त बहुत कम रह गया है। ये भी बात हो रही है कि जी जजेस का जो नंबर बढ़ाना है वो तो बिल पार्लियामेंट में काफी अरसा पहले पेश हुआ, कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दोबारा तब्दीली, क्या ये इश्यूज हैं जिस पे आपकी जमात ने फैसला किया हुआ है कि आप उस पे वोट करेंगे और किस तरह करेंगे? जी देखिए, अगर सिंपल लेजिस्लेशन होती है कानून साजी तो उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी की भी जरूरत नहीं होती और वो तो एक डेली रूटीन का काम है। तो वो जो बिल हमारे सामने आएगा तो जाहिर है हम मुल्क के मफाद में जो चीज है हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे। हम देखेंगे कि उस कानून में क्या लिखा हुआ है, वाकई सिर्फ तादाद के हवाले से है या कोई और चीज भी है। तो हमने वो प्रोसीजर का जो एक्ट होगा उसको देख के, जो बिल होगा उसको हम देखेंगे और फिर वोट करेंगे। अभी कबल अज वक्त है कि हुकूमत क्या लाना चाह रही है। यानी कि अभी तक आपकी जमात का सच कोई मौक़िफ़ या कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए कि नहीं, या प्रैक्टिस या एंड प्रोसीजर एक्ट पे भी कोई मौक़िफ़ नहीं है? जी अभी तक तो जाहिर मैंने बताया, जब तक हम ड्राफ्ट न देखें कि उसमें क्या मटीरियल है, किस हवाले से बात की जा रही है, जब हम देखेंगे तो तब हमारा मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ेह और आपकी सामने पार्टी का कोई इजलास इस हवाले से बुलाया है मौलाना साहब ने? नहीं, अभी इस तरह का कोई इजलास नहीं है जो कि स्पेशली इस हवाले से हो। अदरवाइज हमारे जो इजलास होते हैं, मजलिस आमला होता है, हमारा अपना एक शूरा का होता है जो कि रूटीन मैटर है और वो होता रहता है और हो सकता है वो अभी कमिंग नेक्स्ट वीक जो है इस मंथ के नवंबर में हो जाए। वो तो हमारा एक रूटीन मैटर है, कोई स्पेशल इजलास की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ थोड़ी सी ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस आज हुए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन का। ये एनुअल इलेक्शन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। इसकी 5 नशिस्तों के पर आज 17 जो उम्मीदवार थे वो सामने थे। अब सुबह 8:30 बजे के करीब पोलिंग शुरू हुई, 5 बजे तक कंटिन्यू की, उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो गया। मोर और लेस रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जो ट्रेडिशनली 2 ग्रुप्स होते हैं जो इन इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, इस दफ़े भी हमें सामने वही नज़र आए। एक तरफ जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि
आसमा जहांगीर साहिबा इस ग्रुप के साथ जो थी वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थी, और दूसरी तरफ हामिद खान ग्रुप या प्रोफेशनल ग्रुप जो है उनके उम्मीदवार हैं। ये मुनीर अहमद काकड़ साहब जो हैं प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से थे, और मोहम्मद रऊफ़ अता साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से थे। सेक्रेटरी के सीट्स के लिए और कैंडिडेट्स थे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, भावलपुर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और सिंध के जो मेंबर्स थे उन्होंने वोट डाला। अभी तक जो रिज़ल्ट सामने आए हैं दीज आर नॉट फाइनल, बट गैर हतमी जो नतीजे हैं कि लाहौर से इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो तकरीबन 600 वोट लेके आगे है। कराची से प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो 250 के करीब वोट लेकर आगे है, और मुल्तान से भी इंडिपेंडेंट ग्रुप यानी कि आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो आगे है। ये बताना ज़रूरी है कि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप या आसमा जहांगीर ग्रुप है इसके पीछे तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट मौजूद थी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो इस वक्त वज़ीर क़ानून हैं वो भी, उनका भी ताल्लुक़ इसी ग्रुप से है। जो दूसरी तरफ प्रोफेशनल ग्रुप था वो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कर रही थी। इसी तरह जो आसमा जहांगीर ग्रुप है इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को भी सपोर्ट किया है। हामिद खान साहब का जो ग्रुप है वो ऑब्वियसली न सिर्फ इस पे अपोज करता रहा है, बट ये भी कह रहे हैं कि हम वकला की एक तहरीक चलाएंगे इस हवाले से। इन सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ साकिब बशीर साहब बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पर और जो उससे जुड़ी सियासत है। वेलकम टू द शो सर। सर, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट या आप कुछ मुख्तलिफ की उम्मीद कर रहे थे या सोच रहे थे कि कुछ और होगा, या जो आपने हिसाब लगाया हुआ था उसी के मुताबिक रिज़ल्ट आया? नहीं, उम्मीद तो ये आईनी तरमीम आने के बाद एक थी, सोच थी वकला के अंदर, तो ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि शायद कोई ऐसी सिचुएशन बने। अभी भी जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है उसके अगर प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो प्रोफेशनल ग्रुप के जो सेक्रेटरी हैं वो आ रहे हैं, तो 50-50 पोजीशन लग रही है, लेकिन सदर बहरहाल इंडिपेंडेंट ग्रुप का जो है वो जीत रहा है। इसमें जो रेफरेंडम भी करार दिया जा रहा था इसको, और 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जो आसमा जहांगीर ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अब आसमा जहांगीर तो जिंदा होती तो वो हो सकता है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होता, लेकिन ये है कि ये गवर्नमेंट जो है वो बैक ग्रुप है, मतलब पिछले सदर भी गवर्नमेंट बैक ग्रुप है, बट मतलब कि इनका नाम जो है वो, इनकी आइडेंटिटी तो हमें आसमा जहांगीर साहिबा की वजह से भी है मालूम है, नहीं तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब या एहसन भून साहब की वजह से तो नहीं है ना इस ग्रुप की आइडेंटिटी। तो अब इसका असर तो आएगा अगर तो मुनीर अहमद काकड़ जो है वो जीत जाते और वो अहमद खान ग्रुप जीत जाता, तो उसमें आईनी तरमीम चैलेंज हुई हैं, इनके खिलाफ एक तहरीक चलाने का सोचा जा रहा था, वकला के अंदर उनको एक्टिव करने का, और आज के दिन के बाद ये सारा कुछ होना था। अब देखना होगा कि उनका सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में कितना हिस्सा उनको मिला है, मतलब अगर सेक्रेटरी बनता है या निचले जो ओहदे हैं उनके पास आते हैं, जो पूरी एक बॉडी बनती है हामिद खान ग्रुप, तो उनके पास अगर ज्यादा होती है तो फिर भी एक अच्छी खासी पोजीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार में बन जाती है। अगर उनकी पोजीशन नहीं बनती तो फिर उसके नेगेटिव असरात भी होंगे, इनके लिए मुश्किलात होंगी कि आईनी तरमीम के खिलाफ जाके कोई तहरीक का अनाउंस करें, क्योंकि जो इलेक्टेड बॉडीज हैं अल्टीमेटली उनका असर होता है। पाकिस्तान बार काउंसिल में भी जो गवर्नमेंट है उनकी ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट बैक्ड इस तरह के पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन जो है वो फारूक नाइक साहब हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी अगर आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप की होंगे, तो फिर जब गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है, कोई पॉलिसी अनाउंस करती है, या आईनी तरमीम या अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाना, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में वो कह रहे हैं 3 से 5 करेंगे, तो हमेशा से जो वकला बॉडीज़ हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट राय दिया करती थी। लेकिन अब हमने देखा है कि ऐसा ट्रेंड पिछले 2 साल में है कि जितनी वकला बॉडीज हैं उनकी अपनी कोई राय नहीं है, मतलब जो इलेक्टेड में बात कर रहा हूँ, वो अगर गवर्नमेंट बैक्ड है तो बस उन्होंने जो गवर्नमेंट ने कर दिया उन्होंने उसके हक में जो है वो एक स्टेटमेंट जारी कर दी। यानी कि ये भी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पहले ये होता था कि ये एक अलग इनकी पहचान होती थी, सोच होती थी, खास तौर पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से या जुडिशरी के हवाले से जो उनका अपना एक इदारा है उसके हवाले से एक अलग सोच होती थी। अब बिल्कुल कोई अलग सोच नहीं। पिछले शहजाद शौकत साहब आज जो है वो उनका खत्म हो गया टेन्योर, तो उनकी पूरा हम टेन्योर देखें, उनके पूरे टेन्योर में गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दी है उसी स्टेटमेंट को वो जो है वो सेकंड कर रही हैं। गवर्नमेंट ने अगर कोई स्टेप लिया है उसको सेकंड कर रही है। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर आई मस्ट से कि मतलब कि अगर हुकूमत ने अच्छी सियासत कर ली या उन्होंने कन्विंस कर लिया वकला की बिरादरी को, तो ये भी तो हो सकता है ना
उन्होंने अपना इतना अच्छा केस आर्ग्यू किया एहसन फून साहब ने, आजम नजीर तारड़ साहब ने, कि वकला की बिरादरी उनके साथ आ गई। अब देखना है कि किस तरह उन्होंने कन्विंस किया। मतलब ये बातें भी हैं कि बार को बहुत ज़्यादा नवाजा भी गया है, ख़ास तौर पर जो पंजाब बार काउंसिल है या दूसरी जो बार एसोसिएशन है गवर्नमेंट की जानिब से उनको नवाजा गया है, और उनका मकसद फिर यही होता है कि इस ऐसे मौके पे वो उनको सपोर्ट करें, उनके नैरेटिव को सपोर्ट करें, बयानिए को सपोर्ट करें। इस मौके पर पूरी गवर्नमेंट की जो हरारकी थी वो मुतहरिक थी, और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि मतलब कराची से लेकर लाहौर और बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पे पूरी हरारकी इस तरह मुतहरिक थी कि उनको पता था कि अगर आइनी तरमीम, हमने 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ किसी मूवमेंट को रोकना है तो हमें मुनीर अहमद काकड़ या उनके जो ग्रुप है उसको आने से रोकना होगा, और वो मेरा ख्याल में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं उसमें। तो यानी कि अब अगर हम ये अज्यूम करें कि जो अभी तक ये रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं यही ट्रेंड कंटिन्यू होता है, तो फिर हम ये समझें कि अब वकला की तहरीक हमें चलती हुई नज़र नहीं आएगी। मेरा ख्याल है इस तरह भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी 1 या 1.5-2 माह पहले हमने देखा था कि जो मुनीर अहमद मलिक हैं, अली अहमद कुर्द हैं, हामिद खान हैं, या कराची से, लाहौर से बहुत सारी जो वकला थे, जो बॉडीज़ थी, लाहौर हाई कोर्ट बार थी, बलोचिस्तान बार काउंसिल थी या बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार थी, कराची बार बहुत बड़ी बार है, कराची से बल्कि ये जीते भी हैं काकड़, तो उनकी जानिब से बाकायदा ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन करवाए गए और बाकायदा तौर पर एक नैरेटिव, एक बयानिया दिया गया कि आइनी तरमीम जो हो रही हैं ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ हैं, इनको हम नहीं मानते, इनकी मजम्मत करते हैं, इनके खिलाफ हम जो है वो एक स्ट्रगल करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि होगी, स्ट्रगल होगी, लेकिन वो क्या मोमेंटम बन सकेगा या बना सकेंगे हामिद खान या ये सीनियर वकील जो बात कर रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सही। अच्छा, और सर कुछ इस तरह की भी बयानात सामने आए हैं काकड़ साहब की तरफ से कि वो भी कुछ कि गड़बड़ हुई है इलेक्शन में, आपने कोई ऐसी बात सुनी है? लाहौर के जो इलेक्शंस थे वहाँ पे जो काउंटिंग हो रही थी वहाँ पे कुछ इशू हुआ है, उनकी जानिब से कुछ इतराज़ात किए गए थे और वहाँ से फिर खबर आई कि उसको फिर रिकाउंटिंग में डाला गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो दूसरी जानिब, क्योंकि कराची से तो ये जीते हैं काकड़ साहब, लेकिन कराची के बाकी जो स्टेशन है, हैदराबाद, मुख्तलिफ जगहों से, या पंजाब के हैं, मुल्तान है या बहावलपुर, वहाँ से वो जो अता साहब हैं वो जो है वो आगे हैं। तो इसलिए वो जो अब मैटर नहीं करती लाहौर की, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है 50-60 वोटों का, बट इट विल नॉट बी इनफ। जी बिल्कुल, वो जो है उतना फर्क नहीं डालेगा कि इतना बड़ा फर्क डाल दे कि वो, मेरे ख्याल में 150-200 वोट की लीड है उनकी तकरीबन। जी बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर ईमान मजारी का जो अरेस्ट हुआ है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मशहूर ह्यूमन राइट्स लॉयर जो हैं ईमान मजारी साहिबा और उनके शौहर हादी अली चट्ठा। इन दोनों को कुछ गुज़िश्ता रोज़ अरेस्ट किया गया था और आज जो टेररिज्म कोर्ट है उनका 3 दिन का जो फिज़िकल रिमांड है वो पुलिस को दे दिया है। ये वाक़या शुरू हुआ चंद दिन पहले जब इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम थी उसके लिए कोई सिक्योरिटी रूट लगा हुआ था, तो वहाँ कोई तल्ख कलामी हुई दोनों वकला की। जो ईमान साहिबा के शौहर हैं हादी अली, वो भी एक वकील हैं, वहाँ रूट लगा हुआ था, सिक्योरिटी थी, पुलिस से उनकी कोई तल्ख कलामी हुई। नज़र आ रहा था कि उन्होंने कहीं ईमान को पुलिस ने धक्का भी दिया क्योंकि वो बैरियर हटाने की कोई कोशिश हुई। उसके बाद हादी अली चट्ठा साहब जो हैं उन्होंने पुलिस वाले को थप्पड़ मारा। ये वीडियो वायरल हुई, सब बात भूल गए, मगर गुज़िश्ता रोज़ जब वो घर से दोनों निकले तो उनको अरेस्ट कर दिया गया। आज जब कोर्ट में पेश किया तो पुलिस ने 30 दिन का उनका फ़िज़िकल जो रिमांड था वो मांगा, अदालत ने सिर्फ 3 दिन का दिया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एहसन पीरज़ादा साहब, ये वकील हैं ईमान मजारी साहिबा के। वेलकम टू द शो एहसन साहब। जी क्या हुआ आज कोर्ट में? एक तो ये भी बताइएगा, सुना है गुज़िश्ता रोज़ जब उनको अरेस्ट किया रात तक आप लोगों को FIR की कॉपी नहीं दी गई। जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज़ मैं तय कर लें कि कोई बंदा भी कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, और ये चीज़ के बारे में वी आर ऑल वेरी क्लियर। ईमान ऑल्सो इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस।
اگر کوئی انلیگیلٹی کمٹ ہوئی ہے تو جو قانون کے مطابق اس کے اوپر چارجز لگتے ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے ہر بندہ تیار ہونا چاہیے, اور اس سچویشن کے اندر وی آر آلسو ریڈی ٹو فیس دوز چارجز. 186 بنتا ہے اینڈ 353 جو کار سرکار میں مداخلت کا بنتا ہے. دا پرابلم دیٹ وی ہیو از دیٹ آپ ایف آئی آر کو سیل کر دیتے ہیں اور آپ 780A کا مس یوز کرتے ہیں. 780A از ناٹ اے جوک. ہماری حکومت نے اس کو ایک جوک بنا کے دے دیا ہے, جو چلتا پھرتا بندہ اگر کوئی پتھر اٹھائے تو اس کے اوپر 780A لگ جاتا ہے. ایک سیکنڈ میں ذرا اگر اس کو آسان زبان میں کروں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہادی اور ایمان صاحبہ اور ہادی صاحب سے اس دن کوئی یہ جو ہم نے ویڈیو دیکھی اگر وہ کرائم ہے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سرکار کے کام میں مداخلت کی. بالکل. مگر جب پرچہ آپ کے ہاتھ لگا, ایف آئی آر آپ کو دی گئی, تو اس کے اندر ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم جو ایکٹ ہے اس کے تحت چارج کیا ہے. جی بالکل. اینٹی ٹیررزم کا جو چارج ہے وہ سیکشن 7 ہم 780A بولتے ہیں اس کو, جو ایکچوئل سیکشن ہے جو اپلائی کیا جاتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ایک ادارے نے اپنا کام کرنا ہے. جب وہ ادارہ قانون بھول کے کچھ سکور سیٹل کرنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ریاست اس ٹائم ایمان مزاری سے تو کبھی خوش نہیں ہوئی, نہ وہ ہے. ریاست جن لوگوں کو غائب کرنے کی کوشش کرتی ہے ایمان ان کو ڈھونڈ کے نکالنے کی کوشش کرتی ہے. ریاست جن لوگوں کے خلاف ہوتی ہے اس کو ایمان ریپرزینٹ کرتی ہے. جس وکالت نامے پہ کوئی سائن نہیں کرتا اس کے اوپر ایمان سائن کرتی ہے. ایمان ایک ڈفرینٹ شخصیت کی حامل ہے اور وہ اس کی اسٹرینتھ ہے. میں شاید 20 منٹ کا انتظار کر لیتا. ایمان جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ 30 40 منٹ بیریئر کے پاس انتظار کریں اور لوگ اپنے کاموں سے بھی لیٹ ہوں, کو ہاسپٹل جا رہے ہیں تو اس سے بھی وہ چیز اگینسٹ اٹ. اس نے ایک عمل کیا, اگر وہ عمل قانون کے زمرے میں آتا ہے, غیر قانونی حرکت ہے تو اس کو بالکل اس کے جو ریلیونٹ پروویژنز آف لا ہیں اس کے تحت آپ پروسیکیوٹ کریں, بٹ پروسیکیوٹ کریں, پرسیکیوشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اور شاید اور لوگ بھی اس اتفاق کریں گے کہ ATA کے تحت ان دونوں کو چارج از پرسیکیوشن. It's absolutely persecution. I'm surprised کہ ججز جو ہیں وہ اتنی امپاور کر رہے ہیں کہ پولیس ایک بیریئر ہٹانے کی بیسس کے اوپر آپ ATA لگا رہے ہیں. آپ کیا what is this joke؟ میں frankly speaking this is what میرا firm belief ہے کہ آپ نے ہماری ریاست کا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے کورٹ کو اتنا اوور ویلم کیا جائے اور اتنے زیادہ کیسز ان کے اوپر بھیجے جائیں کہ آپ جب سٹیٹس آئیں تو کہیں گے جی کورٹ نے 6 سال تک فیصلہ نہیں کیا, کورٹ نے اس کو بھی بری کر دیا, اس کو بھی بری کر دیا, تاکہ جسٹیفیکیشن ایگزسٹ کرے ایک ایسی ترمیم کی جو کہ اجازت دے ہمارے ایسے ادارے کو کہ وہ ہمیں پروسیکیوٹ کر سکیں جن کا کام شاید یہ نہیں ہے. دس از یعنی کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ایمان صاحبہ کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, مگر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جتنے کیسز ہیں ان کے پیچھے ایک بہت, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, سینسٹر ایجنڈا ہے, اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کو ویسے ہی آپ اتنا متنازع کر دیں اور اتنا کمزور دکھائیں کہ پھر لوگ خاموش ہو جائیں جب کوئی سخت قسم کے یہاں کورٹس بنے. 22 لاکھ کیسز ہمارے پینڈنگ ہے اس ٹائم لوور کورٹس کے اندر. 22 لاکھ. حکومت جب ایک ترمیم پاس کرتی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جوڈیشل ریفارمز کر رہے ہیں. 2.4% کیسز بنتے ہیں جو سپریم کورٹ میں اس ٹائم پینڈنگ ہے, اور 15.7 کیسز سپیریئر کورٹس یعنی کہ ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ میں پینڈنگ ہے. 84% آپ کے لوور کورٹس میں اس ٹائم پینڈنگ ہے. I did the maths, یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر ہے. 80% کیسز جو ہیں وہ سب ہائی کورٹ سے نیچے والی عدالتوں میں پینڈنگ ہے. 81% ہے, 80 سے زیادہ بیسیکلی. 80%. So the point I'm trying to make is کہ جہاں آپ نے اقدام ایسے کرنے ہیں کہ کورٹ میں فرولس کیسز نہ جائیں, تاکہ کورٹ کے ججز جو ہیں وہ 70 کیسز کو ایڈجوڈیکیٹ نہ کریں بلکہ 30 ایسے کیسز پک کریں جس کے اوپر ایڈجوڈیکیٹ کر کے اس کو اینڈ کر سکیں, اس کو وائنڈ اپ کر سکیں. آپ ایسا کر ہی نہیں رہے. آپ بلکہ ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ جس کا کام ہینیس ترین کرائمز کو پروسیکیوٹ کرنا ہے, ایسے ٹیررسٹ کو پروسیکیوٹ کرنا ہے جنہوں نے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, جو اپنے آپ کو ایسے تنظیموں کے ساتھ ہیں جو کلا دن ہیں, تو دہشت گرد ہیں, جو دہشت پھیلا رہے ہیں ملک میں. آپ ان کو چھوڑ کے پولیٹیکل ورکرز کو, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں, یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے. ہمارے لا, ہمارے ملک کا المیہ یہی ہے کہ قانون ہم بنا دیتے ہیں لیکن پھر ہم اس کو ابیوز کرتے ہیں. دس از دی ہسٹری آف آر لیجسلیشن. اور اس ٹائم کے اوپر بھی میں آج گیا تھا تو ادھر آپ میلہ لگا ہوا تھا ٹیررسٹ کا. جی, اور یہ اس کورٹ میں غالباً یہ ایمان صاحبہ دوسری دفعہ پیش ہو رہی ہیں. جی, اس کورٹ میں بھی دوسری دفعہ پیش کر رہی ہیں, اور جس بیسس کے اوپر وہ الجھی پولیس سے کہ میں لیٹ ہو رہی ہوں, وہ بھی انہی جج کے سامنے انہوں نے اپیئر ہونا تھا. BNP کے 2 سینیٹرز سے. یہ بتائیے گا کہ یہ
बंदा के टेररिज्म का केस बना एक वकील के खिलाफ जो एक बहुत मशहूर वकील हैं, और जज आप एज अ लॉयर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल केस नहीं बनता, और जो जज साहब थे उन्होंने 3 दिन का रिमांड भी दे दिया है, यानी कि उन्होंने मान लिया है कि ये केस सही बना हुआ है। टेक्निकली उन्होंने मान लिया। देखिए मैं आई विल बी वेरी कैंडिड, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर। हम लोग ना आजकल वकील खेलने की खेलते रहते हैं और हम प्रिटेंड करते हैं कि हम जज को एक ऐसा केस लॉ देंगे जो कि प्रेजेंट करेंगे और वो साफ साफ कहेगा कि इस तरह की केसेस एक्चुअली फ्रिवलेस है और उनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, तो जज हमारी बात मान लेगा। रियलिटी यहाँ से हट के है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है वो क्रिपल हो चुका है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, और इसका जो एक्चुअल जो इसकी एविडेंस है वो उन 6 जजेस की खत के अंदर मौजूद है जिनको जो अभी तक टेकअप नहीं की गई। और जो हमारी एंटी टेररिज्म के अंदर जो कोर्ट्स के अंदर जो हालात हैं और जिस तरीके से गालबन वो प्रेशर के अंदर हैं, मुझे उम्मीद है कि 7 तारीख को जो नए चीफ जस्टिस साहब ने एक इजलास को नकद किया है जिसके अंदर वो एंटी टेररिज्म के जजेस को बुला रहे हैं, तो वो उनसे पूछेंगे जी आपको क्या मसला क्या है, कि आप लोग किस प्रेशर के अंदर हैं, कि आप एक यकीनी तौर के ऊपर आई होप कि इस केस को भी डिस्कस किया जाएगा कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा साहब लॉयर जो आप उनके साथ एग्री करें ना करें, देर एस्टैब्लिश्ड लॉयर्स, और आपको उनमें और एक दहशतगर्द में कोई फर्क आप मुझे बताएं कि आपका बैरियर अगर आपके साइड पे कर दिया और आप उनको प्रोसिक्यूट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जज साहब जरा ये तो बताएं कि आपने ये जो अमल किया है इसकी कोई जस्टिफिकेशन, यकीनी तौर के ऊपर उनके दिमाग में कोई जस्टिफिकेशन जरूर होगी, मैं इंप्लाई नहीं करना चाह रहा कि वो किसी, मगर हम जैसे लोग ये सवाल तो पूछते हैं कि ये क्या हम जैसे लोग भी पूछते हैं जो कानून को थोड़ा बहुत तो समझने की कोशिश करते हैं और हर वक्त हर दिन कोशिश करते हैं किताबें पढ़ने की, केस लॉ पढ़ने की, कि यार हम जज को एबली असिस्ट कर सके, बट आई एम एट अ लॉस हियर कि ये कैसे आप एक ऐसे इदारे को एम्पावर कर रहे हो जो कि पंजुत्था साहब को जो 20 दिन से यहाँ से उठाए गए हैं, उनके उठाए जाने के ऊपर तो एंटी टेररिज्म का पर्चा वो नहीं काट रहे, वहां तो वकला बोल भी नहीं रहे सर। हम तो बोलेंगे और बोलते रहेंगे, बट यू नो दिस इज द प्रॉब्लम। एक बहुत बड़ी डिवाइड है, हम पोलराइज हो चुके हैं और इशू के साथ खड़ा होना चाहिए, और बाकी टू ईच इट्स ओन। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम उस दहशतगर्दी का जिक्र करेंगे जो शायद ईमान मजारी साहिबा के ऊपर जिसका इल्ज़ाम है, मगर जो कर रहे हैं असल में हम उनका भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो 2 आज वाक़यात हुए। एक तरफ तो औरकज़ई ज़िला में जो मुसल्लह अफराद थे उन्होंने पोलियो टीम पर फायरिंग की, एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया, दूसरा ज़ख्मी हुआ, मगर पुलिस की फायरिंग से भी 3 दहशतगर्द हलाक हुए। इस के साथ साथ कोहाट के इलाके में भी जो एक पोलियो टीम थी उस पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, मगर पुलिस की तरफ से जो जवाब आया तो हमला जो था वो नाकाम बना दिया गया। मगर इन 2 वाक़यात के बाद जो ये पोलियो की मुहिम थी इसको 6 अज़ला में फॉर द टाइम बीइंग पोस्टपोन कर दिया गया है। सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बानी एडिटर हैं खुरासान डायरी के। वेलकम टू द शो इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब, 2 वाक़यात पेश आए। एक तरफ तो पोलियो के केसेस जो हैं वो इतने बढ़ गए हैं, इस दफ़े का नंबर जो है अभी तक पूरा साल भी नहीं मुकम्मल हुआ, 40 केसेस आ गए हैं सामने, और मुहिम शुरू हुई और 2 वाक़यात सामने आए हैं। सर देखिए आरिफा साहिबा, जहाँ तक पोलियो की केसेस का जो है ताल्लुक है, अनफॉर्चुनेटली जिस जगह पर कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और गुर्बत है वहीं पर पोलियो की केसेस भी ज्यादा, और वैक्सीनेशन ना होने की वजह से ऑब्वियसली ये केसेस का सामने आना है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर नहीं आती। आपने 2 अटैक्स जो है वो जिक्र किया, इसके अलावा एक तीसरा इंसिडेंट भी हुआ है जिसमें नॉर्थ। इफ्तिखार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी। जी, जो तीसरा भी एक वाकया हुआ है जो शुमाली वजीरिस्तान के अंदर हुआ है, जिसमें पोलियो टीम को जो है यरगमाल बनाकर और उनके साथ जो सिक्योरिटी वाले थे उनको गारंटीज के ये नौकरियां छोड़ेंगे तब जो है वो जाने दिया गया और उनसे असलाह भी जो है वो छीन लिया गया। तो जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पोलियो स्पेसिफिक
ऑब्वियसली सिचुएशन तो सदर्न खैबर पुख्तूनख्वा के अंदर जो है वैसे ही खराब है, लेकिन जब हम पोलियो स्पेसिफिक बात करते हैं तो जब भी पोलियो कैंपेन शुरू होती है तो पुलिस वाले टारगेट होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। उसका एक उत्तर ये है कि जो पोलियो टीम हैं उनको 2 पुलिस वाले जो है वो जाते हैं जो बाकी लोगों से अलहदा होते हैं, और चूंकि मिलिट्री की इन्फिल्ट्रेशन जो है इन इलाकों में ज्यादा हो गई है, उनको पता है कि पोलियो वाले अपने साथ जो है वो पुलिस एहलकार लेकर आएंगे, तो पुलिस वाले सॉफ्ट टारगेट्स जो है वो कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, हर कैंपेन के अंदर तकरीबन 8 से 10 शहादतें जो है वो होती रही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उससे पोलियो कैंपेन भी मुतासिर हो रही है। और ये तकरीबन कोई 8वीं बार है इस साल कि पोलियो कैंपेन जो है वो इन अजला के अंदर जो है वो रोकी जाएगी। और अब स्पेशल ब्लॉक एप्लीकेशन के साथ जिसमें फौज और एफसी के जवान भी जो है वो शामिल होंगे, तब ये कैंपेन जो है वो शुरू होगी। अच्छा, इफ्तिखार साहब, आपकी बातों से जो मुझे समझ आया है वो ये है कि फिर मामला जो है वो ये नहीं है इतना कि लोग पोलियो की कैंपेन या पोलियो के कतरों से उनको इतना मसला गालिबन आम लोगों को है, जितना बड़ा मसला ये है कि मिलिटेंट्स के लिए ये एक जिसको कहते हैं ना मौका बन गया है या अपॉर्चुनिटी बन गई है टू टारगेट द पुलिस। जी बिल्कुल, जो मिलिटेंट प्रोपेगेंडा है और जो उनका लिटरेचर है और जो उनकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, वो ये बार बार कहते हैं कि हमें पोलियो टीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पोलियो टीम्स इन एरियाज के अंदर आते हैं तो वो बगैर सिक्योरिटी के आया करे, अपने साथ पुलिस वाले या सिक्योरिटी एहलकार ना लेकर आया करें। और अभी तक अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें उसमें हमें कोई ऐसा आंसर मिलता नहीं है जिसके अंदर डायरेक्टली जो है पोलियो वैक्सीनेटर्स जो उनके फ्रंट लाइन वर्कर्स हो उनको जो है वो टारगेट किया गया हो, बल्कि जो सिक्योरिटी ऑपरेटर साथ में आता है उसको टारगेट किया जाता है। तो जो लोकल रेजिस्टेंस है वैक्सीनेशन के लिए वो उसका तो इसमें आंसर शामिल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो टेररिस्ट नेटवर्क्स होते हैं वो जब कार्रवाई करते हैं तो पोलियो चूंकि एक ग्लोबल एजेंडा है, कोई भी किस्म का काम जो है वो पोलियो के खिलाफ हो तो वो इंटरनेशनल हेडलाइन बना देता है, एंड ऑब्वियसली उनकी थ्रेवेंस जो है वो इसी के ऊपर है। तो इफ्तिखार साहब ये बताएं, तो फिर हुकूमत इसका कोई एक मौसर तरीका क्यों नहीं निकाल सकती? आई मीन कंसिडरिंग कि ये बात है कि वो हर दफ़े टारगेट करते हैं, तो क्या हुकूमत इसके लिए कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बना सकती कि कैंपेन भी मुकम्मल हो जाए और लोग जो हैं वो टारगेट भी ना हो, खास तौर पे जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं? जी बिल्कुल, लेकिन पोलियो एक चूंकि उसका जो टेक्निकल आंसर है वो यही है कि आप जितने ज्यादा बच्चे जितने कम वक्त में वैक्सीनेट कर सकें उतना ही पोलियो के लिए जो है वो उसकी एरेडिकेशन में मुफीद रहता है। तो एक उसकी मिसाल जो है ये है कि ब्लॉक एलोकेशन, यानी कुछ एरियाज को बंद करके और यूनियन काउंसिल वाइज आप जाते जाएं वहां पर वैक्सीनेशन करे तो वो उसकी जो है रोकथाम में मदद करता है। फिर एक ये सजेशन भी आई है कि आप फिक्स पॉइंट जो है वो बना दें जिसमें बच्चे लेकर आकर जो है उनको वैक्सीनेशन जो है वो दी जाए, लेकिन चूंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है पोलियो एरेडिकेशन का वो यही है कि हाउस टू हाउस मोबिलाइजेशन से वायरस का खात्मा जो है वो होता है, तो अगर बाकी 2 के ऊपर इंहिसार किया भी जाए तो वो किसी टाइम फ्रेम के अंदर हो सकता है, मुकम्मल तौर पर उसको जो है आप इसी मॉड्यूल पर नहीं डाल सकते। और चूंकि पाकिस्तान में आपने खुद जिक्र किया कि केसेस जो है वो ज्यादा है और 16 डिस्ट्रिक्ट्स और उसमें शामिल हो गए हैं जिसके अंदर पोलियो की प्रिवेलेंस ज्यादा है, तो रिलायंस को हाउस टू हाउस वैक्सीनेशन बिल्कुल सही पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।